हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूं मिष्टी आपके साथ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 144 की, लॉकडाउन की एंड कर्फ्यू की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछले 4 महीने से सिर्फ हम इन तीनों चीज़ों के बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि जो हेल्थ कंडीशंस है बहुत ज़्यादा ख़राब है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से। और ये जो डिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है। तो ये सेक्शन 144 लॉकडाउन कर्फ्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे कि जो हेल्थ कंडीशंस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं स्प्रेड करे और ये प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी वजह से ये तीनों चीजें यहाँ पर आई हैं और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 144। सेक्शन 144 होता क्या है? हमने फेस तो कर लिया कि हाँ, सेक्शन 144 में हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, लेकिन लीगल लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये होता क्या है। इसमें ये होता है, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास पावर होती है और वो ये पावर प्रोसीड कर देता है फर्दर कि आप 4 से ज़्यादा एक एरिया में नहीं असेंबल हो सकते, मतलब नहीं साथ में खड़े हो सकते, क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 144 उस प्लेस पर है और आप एक साथ 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो। अकॉर्डिंग टू 144 to 149 ऑफ द इंडियन पीनल कोड IPC, द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर एंगेजिंग इन राइटिंग इज राइगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड अ फाइन। या तो फाइन इम्पोज किया जाता है या फिर जो पनिशमेंट होती है वो 3 years की होती है। इसका रीजन भी हो सकता है या तो कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज है, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का टाइम है, तो अभी हेल्थ जो कंडीशन है वो 1 पर्सन टू दूसरे पर्सन को स्प्रेड करती है, इसीलिए सेक्शन 144 हुआ है कि कहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं या ज़्यादा लोग एक साथ बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो कहीं वो तीसरे या चौथे इंसान को नहीं फैल जाए। और ये उस टाइम पर भी होता है जब कहीं कोई रायट्स हो रहे हैं, कोई इश्यूज चल रहा है, कुछ लड़ाइयाँ हो रही है, तभी भी ये 144 सेक्शन होती है, जहाँ पर कह दिया जाता है कि आप 4 लोगों से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते। और ये कौन देता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है। कोई भी अगर जो डेंजर है, अगर ह्यूमन के लिए कोई भी नुकसान पहुँचने वाला है, तब ये सेक्शन 144 लागू होता है। Let's talk about an example of section 144. A typical example is the section 144 order promulgated at Tuticorin in Tamil Nadu on May 21, 2018, which led to an extreme form of police repression that claimed the lives of 13 people and the limbs of many more. जब section 144 यहाँ पर हुआ था तमिलनाडु में, जब ये conditions थी वहाँ पर। अब बात करते हैं कि अगर सेक्शन 144 लगा जा चुका है तो वो कितने टाइम के लिए होगा। सो नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months। वैसे तो कहा जाता है कि ये 2 महीने तक से ज़्यादा नहीं रह सकता, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके वजह से ये लगातार वो ठीक नहीं हुआ था, तो जो स्टेट डिफरेंट जो स्टेट्स होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये कब तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। एंड दिस विल नॉट लीड मोर देन 6 months। बीच में कभी तो खुलेगा, बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं उसकी वजह से ये बीच में खुलेगा, बट इट कैन एक्सटेंड टिल 6 months। और ये कब तक हो सकता है? 2 months तो हो ही सकता है। इट कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल। अगर कह दिया है कि जो सेक्शन 144 लागू हो चुका है, 2 महीने के लिए हुआ है, लेकिन जो सिचुएशन है जिसकी वजह से ये लागू हुआ था वो नॉर्मल अगर हो जाती है, तब वहाँ पर विड्रॉ कर लिया जाता है अगर सेक्शन 144 लगा है तो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 188 इन दी IPC, दैट्स इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 188 होता क्या है? जैसे कि हमने बात किया 144 के बारे में, वो होता है जब कोई भी लोग 4 लोगों से ज़्यादा एक साथ असेंबल नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ लोग उसका पालन नहीं करते और असेंबल करते हैं किसी रायट्स में, या फिर कुछ ऐसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी डिसीज है जो स्प्रेड हो सकती है, तो उसके थ्रू सेक्शन 188 के थ्रू पनिशेबल है। बात करते हैं, इफ सच डिसोबीडियंस कॉज और टेंड्स टू cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstructions, annoyance or injury to any person lawfully employed be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or will fine which may extend to 200 rupees or with both। और इससे ज़्यादा भी हो सकता है depending on what the person has done।
और अगर हम बात करें डिसओबीडियंस की, तो कोई भी चीज़, जैसे कि अगर कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, 1 पर्सन टू वो अनदर पर्सन में फैलती है, स्प्रेड होती है, और अगर आप इस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं, फिर भी आप अगर बाहर जाते हैं, तो आप 188 के थ्रू, सेक्शन 188 के थ्रू पनिशेबल हैं, इम्पोज भी करते हैं, फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, या फिर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। साथ में बात करते हैं सेक्शन 269 की, सेक्शन 270 की, जो इसमें मेंशन नहीं है, बट 269 और 270 भी पब्लिक हेल्थ के लिए, अगर आपको पता है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस खराब हैं और आपकी हेल्थ कंडीशंस खराब होने की वजह से आप दूसरे में जो बीमारी है वो स्प्रेड कर सकते हैं, तो सेक्शन 269 के थ्रू 6 मंथ तक की जेल हो सकती है, साथ में आपको फाइन भी इम्पोज करना पड़ सकता है, आपको फाइन भी पे करना होगा, 6 मंथ तक के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। साथ में 270 की बात करते हैं, वो भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको पता है कि आपको बीमारी है और इंटेंशनली आपको परेशान करना, मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए, अगर आप अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से दूसरी की हेल्थ कंडीशन को भी खराब करते हैं, तब 270 के थ्रू 2 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है और आपको फाइन भी इम्पोज करना पड़ सकता है। साथ ही में बात करते हैं सेक्शन 271, मतलब अगर आपको किसी ने क्वारंटीन होने को कह दिया है, उसके बाद भी अगर आप बाहर जाते हैं या फिर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि आपको फैसिलिटेट किया हुआ है क्वारंटीन में, आपको बोला गया है कि आपको यहाँ रहना है और आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो दूसरों को स्प्रेड हो सकती है, तो वो सेक्शन 271 के थ्रू अगर आप भागते हैं तो आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और डेफिनेटली आपको फाइन भी इम्पोज करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, एनी सिटीजन डिफाइंग सेक्शन 144 ऑर्डर शेल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। The order under section 144 can be remain in force for more than 2 months. However, the state government can extend the validity for 2 months and maximum up to 6 months. जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि अगर सेक्शन 144 है किसी भी स्टेट में या किसी भी प्लेस में, तो वो 2 मंथ्स तक के लिए रह सकता है, लेकिन अगर उस स्टेट की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है तो ये एक्सटेंड कर सकता है 6 मंथ्स तक, depending on the conditions. The order can be withdrawn at any point of time if situation becomes normal, if the restricted area, अगर कोई भी रायट हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, लेकिन वो अगर 1 हफ्ते में सॉर्ट आउट हो जाता है, तो वो सेक्शन 144 है वो भी हट जाती है। जो कौन बताता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बताता है, जो एम्पावर करता है कि हाँ यहाँ पर सेक्शन 144 है। अब कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ ड्यूरिंग सेक्शन 144? कैन आई गो आउट ड्यूरिंग सेक्शन 144? सेक्शन 144 इज व्हेन असेंबली इज प्रोहिबिटेड अंडर द इंडियन पीनल कोड आईपीसी, मतलब जहाँ पर असेंबली अलाउड नहीं है, जहाँ पर आप गैदर नहीं हो सकते 4 लोगों से ज़्यादा, तो क्या आप बाहर जा सकते हैं? अ कर्फ्यू इज व्हेन सेक्शन 144 इज इम्पोज अलॉन्ग विद एसेंशियल सर्विसेज शट डाउन। सिटीजन्स कैन नॉट बी अरेस्टेड विदाउट कॉज ड्यूरिंग अ लॉकडाउन बट कैन बी बुक्ड अंडर सेक्शन 188 ड्यूरिंग अ कर्फ्यू। मतलब इस वक्त ऐसा होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई एसेंशियल चीज़ों की ज़रूरत है तो भी आपको परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो तो सेक्शन 188 के थ्रू आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 144 एंड कर्फ्यू। इस ड्यूरेशन में हमने सबसे ज़्यादा जो बात की है ये इन्हीं चीज़ों की बात की है। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 144 विच प्रोहिबिट्स, मतलब 4 लोगों से ज़्यादा आप एक साथ नहीं असेंबल कर सकते विद इन अ एरिया। वाइल ड्यूरिंग द कर्फ्यू पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इनडोर्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर कर्फ्यू का ड्यूरेशन होगा तो आप जा ही नहीं सकते बाहर, कहा जाता है कि आपको घर के अंदर ही रहना है, विच इज़ फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि ये सारे सेक्शंस बने हैं, कर्फ्यू बना है, लॉकडाउन बना है, तो ये आप ही की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप में से ही कोई बाहर जाएगा तो आपकी सेफ्टी के साथ साथ किसी और की सेफ्टी भी हैम्पर होती है। तो कर्फ्यू में ऐसा होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। The government puts a complete restriction on traffic as well. Markets, school, colleges, offices remain closed under the curfew and only essential services are allowed to run on prior notice. उन चीज़ों का भी जो essential चीज़ें हैं जैसे दूध, ग्रॉसरी स्टोर और जो भी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं वो ओपन रहती हैं, बट उसके लिए भी डिपेंड करता है कि क्या क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कब तक खुल सकती है, आप कब बाहर जा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही की सेफ्टी के लिए होती हैं।
कई सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे जहां पर बोला गया है कि क्या जो 144 सेक्शन है वो क्या कर्फ्यू है। नहीं, वो कर्फ्यू नहीं है, बट वो कर्फ्यू जैसा ही है। बट कर्फ्यू उसका बड़ा वाला पार्ट है कि सेक्शन 144 में आप बाहर तो जा सकते हो, बट आप गैदर नहीं कर सकते, असेंबल नहीं हो सकते एक ही एरिया में। Section 144 is when assembly is prohibited under the Indian Penal Code (IPC). A curfew is when Section 144 is imposed along with essential services shut down. Citizens cannot be arrested without cause during a lockdown but can be booked under Section 188 during a curfew. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी अगर आप कोई भी चीज़ का उल्लंघन करते हैं तो, लेकिन सेक्शन 188 के थ्रू डेफिनेटली आपको रोका जा सकता है और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर आप उस चीज़ को ओबे नहीं करते तो। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की। लॉकडाउन होता क्या है? इससे पहले जब कोरोना वायरस नहीं था उससे पहले शायद ही हम में से किसी ने लॉकडाउन के बारे में पढ़ा होगा, शायद सुना होगा या फिर रीड किया होगा। बट जो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लॉकडाउन एक बहुत ही अहम चीज़ है जो हमें लॉ के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। लेट्स टॉक इन डेफिनेशन। अ लॉकडाउन इज अ रिक्वायरमेंट फॉर पीपल टू स्टे वेयर दे आर यूजली ड्यू टू स्पेसिफिक रिस्क टू देमसेल्फ टू अदर इफ दे कैन मूव फ्रीली. The term stay at home is often used for lockdowns that affect an area rather than a specific location. मतलब लॉकडाउन का एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, यू हैव टू स्टे एट दिस सिचुएशन, बेसिकली एट होम। ऐसा नहीं है कि आप एयरपोर्ट पर हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर भी आप होल्ड हो जाएंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि आपको घर में ही रहना है, घर में ही आपको रहकर मतलब सेफ रहना है। बेसिकली इसका मकसद ये है। द टर्म इज यूज्ड फॉर अ प्रिजन प्रोटोकॉल दैट यूजुअली प्रिवेंट्स पीपल, इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लीविंग एन एरिया. द प्रोटोकॉल कैन यूजुअली ओनली बी इनिशिएटेड बाय समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. लॉकडाउन अब देता कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो लॉकडाउन देने की अथॉरिटी रखते हैं। और लॉकडाउन में यही होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जहां आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं बाहर निकलने से, खास करके किसी बीमारी की वजह से, तो उसमें सब कुछ बंद हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, ट्रेन्स, फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग लॉकडाउन में बंद होता है। फिर भी इसमें कह सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वो उसी की तरह एक्ट की जाती है। इसमें ऐसा भी होता है, लॉकडाउन के केस में कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो भी ब्लॉक कर दिया जाता है। और भी हम बात करेंगे। अ लॉकडाउन कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोटेक्ट पीपल इनसाइड अ फैसिलिटी और फॉर एग्जाम्पल अ कम्यूटिंग सिस्टम from a threat or other external event. In building, doors leading outside are usually locked so that no person may enter or exit. मतलब जो पुलिस होती है वो मतलब इतना तक लॉकडाउन कर सकती है कि जो आप अपनी बिल्डिंग है वहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, which means you cannot exit building or rooms within it, needing to go to the nearest place designated safe if not already in such a place. A drill lockdown may be held in the absence of a threat to familiarize people with what they must do. मतलब उस एग्जैक्टली उसमें प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है जैसे कि आपको क्या क्या करना है लॉकडाउन के ड्यूरेशन में। सेक्शन 144 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि असेंबल नहीं कर सकते मोर देन 4 पीपल इन एन एरिया. सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC ऑफ 1973 ऑथोराइजेज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी स्टेट और टेरिटरी टू इशू एन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द असेंबली ऑफ मोर देन 4 people in an area. Section 144 is imposed in urgent cases or of nuisance, apprehended danger of some event that has the potential to cause trouble or damage to the human life or property. अगर कभी भी ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी पे डैमेज हो रहा हो तो सबसे पहले जो लागू होती है वो होती है सेक्शन 144 ऑफ CRPC, जनरली प्रोहिबिट पब्लिक गैदरिंग, जिसका मतलब होता है कि पब्लिक जो गैदरिंग है वो अलाउड नहीं होती और हाँ, आप वेपन भी नहीं लेकर जा सकते उस पर्टिकुलर एरिया में. कर्फ्यू के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा डेफिनेशन के तौर पर करते हैं जिनको डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट है. अ कर्फ्यू इज एन ऑर्डर स्पेसिफाइंग अ टाइम ड्यूरिंग विच सर्टेन रेगुलेशंस अप्लाई. टिपिकली इट रेफर्स टू द टाइम व्हेन इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न टू एंड स्टे इन देयर हाउसेज और होम्स. सच एन ऑर्डर मे बी इशूड बाय पब्लिक अथॉरिटीज बाय ऑल्सो द ओनर ऑफ अ हाउस टू दोज लिविंग इन द हाउस होल्ड. फॉर इंस्टांस, मतलब कर्फ्यू के टाइम पर इसका मतलब ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको अथॉरिटी देता है कि यहाँ पर कर्फ्यू है और मतलब जो ओनर्स होते हैं वो भी मतलब बोल देते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आप निकलेंगे तो जो रहते हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो वहाँ पर हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है. और इसमें इस ड्यूरेशन में जो सबसे ज़्यादा है वो है पब्लिक ट्रांसक्विलिटी. दैट मीन्स वी नीड द पीस.
ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी की वजह से, बट अगर कोई भी रायट हुआ है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो स्ट्रिक्ट मेजर टू कीप पीपल इनसाइड, मतलब ये सबसे बड़ा मेजर है जब लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है। Curfews are a common element of control used in martial law. Through curfews can also be implemented for public safety in the event of a disaster or crisis. अब हम बात करते हैं कोविड-19 के टाइम पे सेक्शन 144 का क्या रोल रहा है, क्योंकि जो ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब मार्च के टाइम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज शुरू हो गई, बहुत सारी डेथ भी होना शुरू हो गई और ये केसेस डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ना भी शुरू हो गए। तो ये केस मैंने 24 मार्च के टाइम का लिया हुआ है, विच इज़ 492, और डेथ जो थी 9 थी। और इसी ड्यूरेशन में डिफरेंट स्टेट्स ने डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट जगह पे, लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कोरोना वायरस की वजह से सेक्शन 144 लागू हुआ था। थोड़ा और बात करते हैं सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट CRPC कब हुआ था? ये 1973 में हुआ था। इट इज़ इम्पोज इन अ गिवन रीजन इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब ये कब होता है? ये इमरजेंसी सिचुएशन में होता है जब कोई पब्लिक न्यूसेंस या फिर कुछ डेंजर होता है लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट प्रोहिबिट्स पब्लिक गैदरिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्शन 144 ऑफ द CRPC ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स ऑन हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वेपन। मतलब 144 क्या दो चीज़ें करता है। एक तो ये कि आप एक साथ 4 लोगों से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते, आप वेपन्स नहीं कैरी कर सकते। और ये कब इनेक्ट हुआ था? 1973 में। अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है कर्फ्यू के ड्यूरेशन में, उसके बारे में बात करते हैं। सो नो पर्सन कैन डू हंगर स्ट्राइक विदाउट द परमिशन ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू के ड्यूरेशन पे भी आप हंगर स्ट्राइक, मतलब भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं, ये आप नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑन एग्जामिन्स, मैरिज सेरेमनीज, मतलब ये सारी चीज़ें, आपको गैदर होना इज़ नॉट एट ऑल अलाउड, शादी करना इज़ नॉट अलाउड, एंड कोई भी ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल साथ में करना इज़ नॉट अलाउड। नो पर्सन कैन वॉक विथ एनी सॉर्ट ऑफ टूल्स और एनी टाइप ऑफ फेटल वेपन, फायर आर्म्स एक्सेट्रा। मतलब कोई भी लोग कोई ऐसे वेपन के साथ कैरी करके नहीं ट्रैवल कर सकते। मतलब फायर क्रैकर, पटाखे जलाना इज़ नॉट अलाउड। एडवर्टीजमेंट दैट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ एनी कम्युनिटी आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऐड नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लाउड स्पीकर, डीजे नहीं चल सकते। कुछ भी 4 या 5 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर असेंबल नहीं हो सकते। और मैरिजेस में भी कोई भी ऐसे आर्म या एम्यूनिशन लेना अलाउड, लेकर जाना अलाउड नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में आपको पता लगेगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे वाले लेक्चर्स में आप क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।